नमस्कार दोस्तों, मैं संस्कार गुप्ता इस केमिस्ट्री वाला यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सबों का स्वागत करता हूं। आज के क्लास में हम लोग ईएमएफ ऑफ द सेल को देखने वाले हैं। पर ईएमएफ ऑफ द सेल से पहले आपको एक दो टर्म को बहुत अच्छा से क्लियर होना चाहिए, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। जब तक आपको ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में जानकारी अच्छा से नहीं होगा तो आपको ईएमएफ ऑफ द सेल के बारे में पता नहीं चल पाएगा। बात आता है सर कि ये ईएमएफ ऑफ द सेल पढ़ना क्यों जरूरी है। तो ईएमएफ ऑफ द सेल पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप देखते होंगे क्या कि अगर हम मान लो कि एक लोहा का रॉड ले लेते हैं या एक लोहा का कील ले लेते हैं, जिंक का कील ले लेते हैं, दोनों को हम अगर नींबू में डाल देते हैं, आप देखोगे कि करंट आसानी से फ्लो कर जाएगा। क्यों करेगा? इसका जवाब ईएमएफ ऑफ द सेल आपको देगा। फिर अगर आप ये चीज का भी ध्यान दिए हो कि मान लो कि मेरे हाथ में घड़ी है या दीवार पे घड़ी है, तो ये दीवार घड़ी में जो आप बैटरी डालते हो तो ये बैटरी जो है क्यों इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कर पा रहा है? आखिर उसके अंदर ये पावर कहाँ से आ जाता है? आप देखते हो कि बड़ा से बड़ा जो टेस्ला वाला गाड़ी हो जाता है या आपका जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हो जाता है, वो आखिर पावर लाता कहाँ से? उसका बैटरी के अंदर ये पावर आता कहाँ से? तो ये सारा सवाल का जो जवाब है वो आपको आज के क्लास में मेरा मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमको जानना है ईएमएफ ऑफ द सेल से पहले कि मेरा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की आपको हम एक सिंपल सा बात समझाते हैं कि जैसे मान लेते हैं ये मेरे पे पास कोई एक सॉल्ट का सोल्यूशन है। ठीक है, ये मेरे पास कोई सॉल्ट का सोल्यूशन है। ये सॉल्ट का सोल्यूशन में हम क्या कर रहे हैं कि मेटल का एक रॉड को डाल दे रहे हैं। अब मेटल का काम क्या है कि सर ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, और ये आपको सॉल्ट का काम क्या चाहिए कि सर ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। मेटल यहाँ पर क्या करेगा? मेटल यहाँ पर करेगा इलेक्ट्रॉन का लॉस, और आपका जो ये सॉल्ट का सोल्यूशन है, ये सॉल्ट का सोल्यूशन क्या करेगा? ये जितना इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर लॉस किया वो उस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर गेन करेगा, और गेन करके मेटल में कन्वर्ट होगा। अब यहाँ देखो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करने से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करने से लिक्विड में नेगेटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेगा? एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा, क्योंकि जहां पर भी पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल आना स्टार्ट होता है वहां पे चार्ज जो है, चार्ज की वजह से एक डिफरेंस क्रिएट होना स्टार्ट होता है। वो जो आपका डिफरेंस क्रिएट हो रहा उसी को हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहने का मतलब क्या हो गया? जब भी आप किसी मेटल के रॉड को सॉल्ट के सॉल्यूशन में डालते हो तो जो वहां पर आपका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के वजह से जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है उसी को हम लोग केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब जैसे इसका डेफिनेशन, व्हेन अ मेटल स्ट्रिप M is dipped into the aqueous solution of its salt containing Mn plus ion, an electric potential difference is established between the strip and the solution under the equilibrium condition is called electrode potential। दूसरी बात, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उतना लंबा नहीं लिख करके हम लोग क्या करते हैं कि E Mn प्लस से M इस टाइप से हम लोग इंडिकेट करते हैं। क्यों इस टाइप से इंडिकेट किए, अभी इसका भी आपको स्टोरी बताएंगे, तब जाके आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको एक चीज को याद रखना है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड इट्स सॉल्यूशन। देखिए, इलेक्ट्रोड का अपना कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, सॉल्यूशन का अपना कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। तो ये इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल और सॉल्यूशन का पोटेंशियल का बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को हम लोग जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। तो दिमाग में नहीं बैठाना, दो पोटेंशियल डिफरेंस का बीच का जो टर्म है उसी को हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, अब ये बात है कि सर ये जो मेरे पास जो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो तरीका का होता है। कौन कौन तरीका का होता है उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। देखो, मेरे पास जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है दो पार्ट में डिवाइड किए हैं। एक को हम लोग जो करते हैं, तो एक को हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो एक साइड हो गया मेरा क्या? तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, दूसरे साइड अगर हम बात करें तो दूसरे साइड होता है मेरा रिडक्शन पोटेंशियल। बात आया सर ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा और ये रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा। तो एक काम करते हैं, इसको हम यहाँ डायग्राम से समझाते हैं। देखो, ये हो गया सर मेरे पास कोई एक हाफ सेल। हाफ सेल के बारे में क्या बोले थे? कोई भी मेटल का रॉड को उसके सॉल्ट के सॉल्यूशन में डाल दो। ये मेटल का रॉड, ये सर सॉल्ट का सॉल्यूशन। ठीक है, तो जब भी आप मेटल के रॉड को सॉल्ट के सॉल्यूशन में डालते हो तो आपका जो मेटल का टेंडेंसी होता है, तो इस मेटल का टेंडेंसी क्या होता है? तो मेटल का टेंडेंसी होता है DENCY। ठीक है, मेटल का टेंडेंसी होता है ऑक्सीडाइज करने का। तो ये यहाँ पर ऑक्सीडाइज करेगा। ऑक्सीडाइज कैसे करेगा? तो ये जो आपका मेटल है, ये मेटल इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, और इलेक्ट्रॉन का लॉस करके क्या होगा? इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आते चला जाएगा। तो यहाँ पर जो आपके पास जो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है, तो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को जो है हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के नाम से जानते हैं।
तो अगर कोई बोले ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, तो सीधा सा बात कि सर जो मेरा मेटल का रॉड इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करने पे जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है उसको हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहते हैं। रिडक्शन पोटेंशियल में जिस चीज का उल्टा कर देंगे, क्या उल्टा कर देंगे, यहाँ पर हम लोग जो मेटल का रॉड के बारे में बात कर रहे थे, तो यहाँ पर हम मेटल का रॉड के बारे में बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पर किस बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पर जो मेरे पास सॉइल्ट का जो सोल्यूशन है, ये मेरे पास जो सॉइल्ट का सोल्यूशन है, ये जो मेटल का रॉड इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, उस रॉड को, उस इलेक्ट्रॉन को वो गेन करेगा और गेन करके प्योर मेटल में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, तो यहाँ पर जो आपका ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, तो इसी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को जो है हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल क्लियर होगा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब सर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बीच का डिफरेंस आ रहा, तो उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल कहने का मतलब क्या हो गया सर, कि आपका जो है सॉइल्ट का सॉल्यूशन जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो उस केस में जो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो डिफरेंस आ रहा, उसको हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या बोला जाता है कि जो आपका देखोगे क्या कि अलग अलग जो मेटल होता है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, वो सारा भी अलग अलग होता है। हम अगर आयरन का बात करें तो आयरन का अलग होगा, टीन का बात करें तो टीन का अलग होगा, तो पोटेशियम का बात करें तो अलग होगा। तो किस किस फैक्टर पे ये आपका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल डिपेंड करता है, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये सर किस किस फैक्टर पे मेरा जो है इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल वैल्यू डिपेंड कर रहा है। तो देखो सबसे जो पहला फैक्टर है, वो सबसे पहला फैक्टर है मेरा नेचर ऑफ मेटल स्ट्रिप। मेटल के स्ट्रिप पे आपका डिपेंड करेगा। कैसे डिपेंड करेगा उसको देखो, मान लेते हैं क्या मेरे पास जिंक है, जिंक क्या करेगा सर Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। मेरे पास सेकेंड आयरन है, आयरन क्या करेगा Fe2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। आप दोनों केस में देख रहे हो कि आप दोनों केस में देख रहे हो क्या कि सर जो जिंक है वो भी 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा, जो आयरन है वो भी 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा। तो देख करके लगेगा क्या कि सर दोनों का दोनों 2-2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है, तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल वैल्यू सेम होना चाहिए। पर ऐसा वास्तव में होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि सर ये इस बात पे ये फोकस नहीं करता है कि ये कितना इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा, फोकस इस बात पे होता है कि वो कितना आसानी से इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा। जो जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा उसका आपका पोटेंशियल वैल्यू जो है दूसरे वाले के कंपैरिजन में बहुत अच्छा होगा। तो यहाँ पर आपको पता है क्या कि सर जो जिंक और आयरन है, तो जिंक और आयरन में आपका दोनों का पोटेंशियल वैल्यू अलग अलग होता है। अब बात आता है सर कि किसका वैल्यू कितना होगा, जिंक का वैल्यू कितना होगा और आयरन का वैल्यू कितना होगा। तो अगर हम बात करें Zn2 प्लस के बारे में, तो अगर आप Zn2 प्लस से Zn के बारे में बात करते हो, तो यहाँ पर Zn2 प्लस से अगर Zn को देखें तो ये -0.76 वोल्ट होता है। जबकि अगर हम Fe2 प्लस से Fe को देखें तो ये Fe2 प्लस से अगर हम Fe के बारे में बात करें तो इसका वैल्यू कितना होता है सर -0.44 वोल्ट। तो देख लो भले दोनों का दोनों सेम इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, पर फिर भी दोनों का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल वैल्यू सेम नहीं है। ठीक है, बात आया क्या सर हमको ये सारा वैल्यू याद करना होगा? कभी नहीं, आपको ये सारा वैल्यू कभी भी याद करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करेगा, क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, बस आप वहां से वैल्यू को देख लेना और आराम से अपना काम न्यूमेरिकल वाला कर लेना। ठीक है, सेकंड बात क्या है, अगर आप सेकंड फैक्टर को देखोगे तो सेकंड फैक्टर मेरा बोलता है क्या, नेचर ऑफ मेटल आयन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। नेचर ऑफ मेटल आयन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। सर सीधी सी बात है कि किस मेटल का, अब जैसे हम आयरन को ही देखें तो आयरन को जब हम देखते हैं तो ये क्या करता है सर, ये 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है। जब हम मान लो कि इसी आयरन को हम और देखते हैं तो ये क्या करता है सर, ये 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है। तो बात आया कि क्या सर दोनों का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल वैल्यू सेम होगा या दोनों का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल वैल्यू आपका अलग अलग होगा। तो याद रख लेना कि कभी भी हम पहले ही बोल दिए कि दोनों का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल वैल्यू सेम नहीं हो सकता। एक 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा, एक 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा, तो हर हाल में दोनों का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल वैल्यू भी अलग। अगर हम यहाँ पर Fe3 प्लस से Fe का देखें, तो अगर हम यहाँ Fe3 प्लस से E0 वैल्यू, सब में E0 लिख लेना। अगर हम यहाँ पर Fe3 प्लस से Fe का देखें तो ये Fe3 प्लस से Fe का अगर वैल्यू होता है तो ये होता है सर -0.44 वोल्ट। फिर अगर हम यही E0 Fe2 प्लस से देखें Fe का, तो इस केस में इसका जो वैल्यू बताया गया ये आपका होता है +0.77 वोल्ट। आप यहाँ पर देख लो आपका दोनों का दोनों आयरन ही है।
एक बार क्या है सर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो वैल्यू 0.77 वोल्ट हो गया। दूसरी तरफ सर 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो वैल्यू -0.44 हो गया। तो हम यहाँ पर क्या देखें, पहला बात कि सर 2 अगर मेटल रहे तो क्या दोनों का वैल्यू सेम होगा? नहीं, दोनों का वैल्यू अलग होगा। सर एक ही मेटल रहे, अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करे या फिर अगर वो 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करे तो क्या वैल्यू सर सेम होगा? नहीं, डिपेंड करता है कितना इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा। जितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उसके अकॉर्डिंग वैल्यू जो है उसका अलग अलग होते चला जाएगा। ठीक है। थर्ड फैक्टर के बारे में बात करें तो थर्ड फैक्टर जो होता है वो होता है सर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। जितना आपका गाढ़ा सॉल्यूशन होगा उसका वैल्यू अलग होगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन आपका होगा तो उसका वैल्यू अलग होगा। मतलब सर कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू भी अलग हो जाता है। अगर हम फोर्थ फैक्टर के बारे में बात करें तो फोर्थ फैक्टर है सर टेम्परेचर। मतलब क्या कि अगर आप टेम्परेचर का वैल्यू को बढ़ाओगे या फिर घटाओगे तो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू भी लगातार बढ़ते घटते चला जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इतना में कोई दिक्कत नहीं होगा, ये सारा चीज आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक, अब यहाँ पर याद रखना कि ये जो सारा का कहानी है, ये सारा का कहानी हम लोग जो है नस्ट इक्वेशन में करेंगे। नस्ट इक्वेशन इसको और डीपली बताएगा कि कहाँ से ये सारा चीज आया हुआ है। ठीक है, हम लोग यहाँ पर जो ईएमएफ ऑफ द सेल है वहां पर ईएमएफ ऑफ द सेल के लिए हम लोग को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में जानना पड़ेगा। बात है कि सर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो समझ में आ गया कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या चाहिए। अब अगर कोई व्यक्ति बोले कि सर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो ये स्टैंडर्ड करने का मतलब क्या होता है? तो देखो, अगर यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के साथ आपका एक वर्ड जुड़ जाए स्टैंडर्ड, ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड कहने का मतलब क्या होता है कि आपका जो मेटल का आयन का जो आप सॉल्ट सॉल्यूशन लिए हो, तो मेटल आयन का जो सॉल्ट सॉल्यूशन है, अब उसका कॉन्सेंट्रेशन आप फिक्स कर दिए हो कि आपको वो 1 m ही लेना है, ना 1 m से ज्यादा ना 1 m से कम। फिक्स कर दिए 1 m का मतलब 1 m, तो 1 m का मतलब अगर 1 m है तो ये चीज आपको अच्छा से याद रखना होगा कि इस बार जो आपका सॉल्ट का सॉल्यूशन है उसका कॉन्सेंट्रेशन 1 m होना चाहिए। अगर हम मान लो कि गैसेस के बारे में बात करें तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस होना चाहिए, तो वो आपका 1 atm होना चाहिए, या फिर 1 atm नहीं है तो आपका 1 बार होना चाहिए। तो 1 atm या 1 बार होगा तब आप बोल सकते हो कि स्टैंडर्ड है। हाँ, हम अभी टेम्परेचर पे बात किए थे तो टेम्परेचर याद रख लेना 298 केल्विन। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना है, आपका मेटल सॉल्ट का सॉल्यूशन है, तो मेटल सॉल्ट का सॉल्यूशन है तो सर सॉल्ट का कंसंट्रेशन 1 m ही होना चाहिए, टेम्परेचर 298 ही होना चाहिए। अगर आपका गैसेस सॉल्यूशन है तो गैसेस के केस में सर जो आपका गैस है उसका आपका प्रेशर पार्शियल प्रेशर 1 atm या 1 बार होना चाहिए, जबकि टेम्परेचर यहाँ पर भी सर 298 केल्विन होना चाहिए। तो ये जो आपका कंडीशन है, ये कंडीशन ही आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को बताता है। और जब हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में बात करते हैं तो उस केस में याद रख लेना कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का केस में जो आप ई वैल्यू लिखते थे वो ई के जगह ये ई नॉट आ जाएगा। नॉट करने का मतलब हो गया अब हमको वैल्यू दो, तो वैल्यू देने के लिए हम सीधी सी बात है नॉट का इस्तेमाल करते हैं। तो सर दोनों में क्या अंतर हुआ, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपका किसी भी टेम्परेचर हो गया, आपका किसी भी कॉन्सेंट्रेशन हो गया, किसी भी पार्शियल प्रेशर हो गया, सब पे बात करता है। जबकि जो आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है तो वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपका जो है इस कंडीशन 298 केल्विन टेम्परेचर 1 atm या 1 बार प्रेशर गैसेस का केस में, और सॉल्यूशन का केस में 1 m कॉन्सेंट्रेशन पर ही बात करेगा। तो ये चीज को अपने दिमाग में अच्छे से फिट कर लो ताकि आपको आगे ये सारा चीज में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब बात आता है हाउ टू राइट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आखिर हम जो इतना देर से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कर रहे हैं, तो आखिर जो हम इतना देर से जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कर रहे हैं तो वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखा कैसे जाता है, हम उस पर भी बात करते हैं। ठीक है, तो हाउ टू राइट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आखिर किस प्रकार से लिखा जाता है? ठीक है, तो चलो हमको पता है सर कि जो मेरे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है तो 2 पार्ट में डिवाइड किए थे। एक को हम लोग बोले थे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दूसरा को बोले थे रिडक्शन पोटेंशियल। अब ऑक्सीडेशन में भी सर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और फिर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पे बात किए थे। तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले ऑक्सीडेशन का केस में देखते हैं कि अगर आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन का केस में किस प्रकार से होता है। देखो, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होगा सर, जो मेरा मेटल है
मेटल क्या करेगा, वो अपना इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। तो मेटल अपना इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर लॉस कर दिया। तो इस केस में अगर हमको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखना, तो देखो जैसे का जैसे जा रहा है उसी हिसाब से लिखते हैं। अब बात है जैसे का जैसे मतलब सर ये m किस में जा रहा है, mn प्लस में। सर ये m जो है ये m किस में जा रहा है, तो सर mn प्लस में। तो m को इस तरह से लिख दिए कि सर ये जो मेरा m है, ये जो मेरा m है, ये m कन्वर्ट होता है mn प्लस पे। तो इस हिसाब से अगर हम लिखें तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, अगर इसी में हमको स्टैंडर्ड लगाना है तो सर ई नॉट लगा देंगे, और यही अगर हम ई नॉट लगा दिए तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं सर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे हो गया सर पोटेंशियल। ठीक है, मान लीजिए अगर हमको रिडक्शन लिखना है तो रिडक्शन का मतलब क्या होता है सर, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर वहां पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो इसका मतलब क्या हो गया सर, Mn प्लस n इलेक्ट्रॉन को गेन करके मेटल में कन्वर्ट होगा। तो इस केस में आपको अगर रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है तो कौन किस में जा रहा है, तो सर ये जो आपका Mn प्लस है ये m में जा रहा है। देखो Mn प्लस m में जा रहा है, तो Mn प्लस m में जा रहे हैं, Mn प्लस से m लिख दी। यहाँ m से Mn प्लस में जा रहा था तो सर m से Mn प्लस लिख दी। तो ये लिखना आपको क्लियर होना चाहिए। अगर लिखने जितना अच्छा से आएगा आपको क्वेश्चन उतना अच्छा से समझ में आएगा। तो इस केस को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इस केस को सर हम लोग बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। और यही अगर हम यहाँ पर नॉट का साइन लगा दें, तो यहाँ पर अगर हम नॉट का साइन लगा दें तो इसको हम लोग बोलेंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन, और यहाँ हो गया ये सर मेरा पोटेंशियल। ठीक है, तो देखो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और आपका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, सारा टर्म आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अगर ये सारा टर्म आपको क्लियर है तो आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, इसका एक कहानी पे आते हैं कि सर हमको लिखना क्या रहेगा। आप तो यहाँ चर्चा टर्म को बोल दिए, चर्चा टर्म बोल के कंफ्यूज कर दिए। हम कब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखेंगे, कब रिडक्शन पोटेंशियल लिखेंगे, ये तो क्लियर हो गया कि सर हम मेटल अगर इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख देंगे, और अगर मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो रिडक्शन पोटेंशियल लिख देंगे। उसमें भी आप बता दिए कि सर 298 केल्विन टेम्परेचर होना चाहिए, 1 atm प्रेशर होना चाहिए, तब स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होना चाहिए या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होना चाहिए। तो सर हम स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यूज करें कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल यूज करें। आईयूपीएससी क्या करता है, तो आईयूपीएससी जो बोलता है वो आईयूपीएससी आपको बोलता है आप हमेशा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल यानी कि इस रिडक्शन पोटेंशियल का डाटा को यूज करो। आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिखाने से ज्यादा बढ़िया है कि आप रिडक्शन पोटेंशियल को दिखाओ। अब बात आया कि सर रिडक्शन पोटेंशियल क्यों दिखाएं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी तो दिखा सकते थे ना। तो इसके पीछे का एक छोटा सा स्टोरी है, आपको एक छोटा सा स्टोरी का हम समझा देते थे। हम मान लेते हैं क्या, हम दो स्टूडेंट को ले लेते हैं, हम दोनों को क्या किए, लैब लेकर के गए, और लैब लेकर के जाने के बाद हम उसको बोले तुम हमको जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल करके दो। तो जिंक का अगर हम उससे इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल निकालने बोले तो वो क्या किया, सर जिंक जो है वो उसको पता है कि सर जिंक जो है Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से बनाता है। मतलब क्या कि ये जो आपका Zn है, तो ये Zn क्या हो रहा है, ये Zn 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है और Zn2+ में कन्वर्ट हो जा रहा है। फिर वो क्या किया कि वो इसका जब रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू निकाला, तो वो जब इसका रिडक्शन नहीं, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो जब वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू निकाला तो उसको मिला कितना, तो वो उसको वहां पर मिला +0.76 वोल्ट। ठीक है, दूसरा बच्चा क्या किया, दूसरा बच्चा ये चीज किया कि वो क्या करता है कि Zn2+ है उसको वो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस गेन करा देता है और ये जिंक में कन्वर्ट कर देता है। इस केस में क्या कर रहा है कि वो Zn2+ से Zn पे जा रहा है, तो Zn2+ से जब वो Zn पे जा रहा है तो उसको इसका वैल्यू मिला -0.76 वोल्ट। ठीक है, अब दोनों बच्चे गए टीचर के पास और टीचर को जाकर के बोले कि सर आपने जो बात बोला था मेरा वैल्यू आ रहा +0.76 वोल्ट, दूसरा वाला बच्चा का वैल्यू आ रहा -0.76 वोल्ट, तो सर सही किसका है। तो टीचर ने क्या किया, दोनों का चेक किया तो पाया कि जो शुरू वाला बच्चा था वो इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाला है और दूसरा वाला बच्चा इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकाला। तो वो बोला दोनों का अपने अपने जगह सही है। अब बात आया कि सर दोनों का क्यों अपने अपने जगह सही है, क्यों सही है, क्योंकि सर एक ऑक्सीडेशन निकाल रहा है दूसरा रिडक्शन निकाल रहा है।
अब एक जब ऑक्सीडेशन निकाल रहा है, दूसरा जब रिडक्शन निकाल रहा है, तो ये विवाद तो हमेशा होता रहेगा, कॉन्ट्रडिक्शन होता रहेगा कि सर हम प्लस वाला लेके माइनस वाला, कोई प्लस वाला लेकर के बनाएगा तो उसका जो है अलग तरीका से आएगा, कोई माइनस वाला लेकर के बनाएगा तो उसका कुछ अलग तरीका से आएगा। देखो आंसर दोनों में सेम आने वाला, पर ये प्लस माइनस वाला विवाद जो है हमेशा होते रहेगा। तो इससे बचने के लिए जो आपका IUPAC था, वो IUPAC बोला कि फ्यूचर में इस टाइप का कोई विवाद नहीं हो, तो उसने जो बोला कि आपका जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा, याद रख लेना, आपका जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा, आप उस रिडक्शन पोटेंशियल को ही आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मान करके चल लेना, ठीक है। ये आपका रिडक्शन पोटेंशियल को ही आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मान करके चलना है, या फिर जो आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आ रहा है, वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को ही आपको जो है उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मान करके चलना है, ताकि पूरा दुनिया में एक रूपता बना रहे, और एक जैसा रहेगा तो सॉल्व करने में भी आपको अच्छा लगेगा। तो अब ये विवाद खत्म हो गया। अब क्या होता है क्या कि बहुत बार हमको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ नहीं रहता, हमको उसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ रहता। तो आपको यहाँ पर ये चीज समझ में आ गया होगा कि आपका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो नेगेटिव ऑफ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है। तो मतलब क्या कि सर हमको अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे चाहे रिडक्शन पोटेंशियल दे, हमको लेना क्या है, तो हमको लेना है सर रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। क्यों रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू लेना है? क्योंकि IUPAC का कहना था पूरा दुनिया में एक रूपता होना चाहिए, तो सारा कोई को रिडक्शन कराना ज्यादा पसंद है, तो सारा कोई को रिडक्शन कराना ज्यादा पसंद है, तो आप स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ले लो। बात आया कि सर अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू दिया हुआ रहेगा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो रिडक्शन पोटेंशियल कैसे निकालेंगे स्टैंडर्ड वाला? तो कुछ नहीं, उसका जो पॉजिटिव साइन होगा उसको नेगेटिव कर देना, या नेगेटिव साइन होगा तो उसको पॉजिटिव कर देना, मतलब पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव, इतना कर लो आपका कहानी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारा स्टोरी अच्छा से समझ में आ गया होगा कि आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कब लेंगे या रिडक्शन पोटेंशियल कब लेंगे या क्या लेंगे। उम्मीद करते हैं ये सारा डाटा आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक। अब इतना चीज क्लियर होने के बाद अब हम लोग को जानना होता है कि आपका आखिर ये EMF ऑफ द सेल होता क्या। अगर आपको हम डायरेक्ट EMF ऑफ द सेल लेकर के जाते हैं तो फिर आपको हो सकता है कि इसको समझने में दिक्कत होगा, तो इसलिए पहले आपको इसके पहले अच्छा से समझा दिए कि आपका ये रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता क्या चाहिए। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आता, डायरेक्ट हम लेकर के जाते हैं, तो आपको फिर बहुत सारा डाउट मौजूद होता है, ठीक है। अब हम आराम से EMF ऑफ द सेल को लेते हैं। पहला बात, EMF ऑफ द सेल जो होता है वो दो हाफ सेल के बीच में काम करता है। दो हाफ सेल कहने का मतलब एक को हम बोलेंगे एनोड, ठीक है, और दूसरा को हम बोलेंगे कैथोड हाफ सेल। एक हो गया एनोड हाफ सेल, दूसरा हो गया मेरा कैथोड हाफ सेल, ठीक है। हमको क्या पता है कि सर एनोड में जो होता है वो मेरा एनोड में ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। यहाँ पर आपका जो मेटल है M, ये मेटल M जो है किसमें कन्वर्ट होगा, तो सर ये Mn+ में कन्वर्ट होगा, ठीक है, और N इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। दूसरा क्या पता है सर, रिडक्शन। रिडक्शन मतलब क्या होता है, रिडक्शन मतलब सीधी सी बात होता है सर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब क्या हो गया कि जो आपका ये इलेक्ट्रॉन है, जितना इलेक्ट्रॉन ये लॉस किया, ये उतना इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, यहाँ पर उसको प्लस कर लो, ठीक है, N+N+, ये जितना इलेक्ट्रॉन का यहाँ लॉस किया वो इतना इलेक्ट्रॉन को गेन करके X में कन्वर्ट होते चला जाएगा, ठीक है। हम क्या करते हैं कि सर ये जो आपका कैथोड हाफ सेल और एनोड हाफ सेल है, ये दोनों का कंबाइन हम निकालते हैं। इतना देर से क्या कर रहे थे, खाली कैथोड का निकाल रहे थे या फिर खाली एनोड का निकाल रहे थे। अब हम दोनों को एक साथ निकालते हैं, तो दोनों को एक साथ निकालने के लिए हम दोनों को वोल्टमीटर से जोड़ देते हैं। ये वोल्टमीटर क्या करता है, ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल में कितना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो रहा है, आपका रिडक्शन हाफ सेल में कितना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो रहा, वो दोनों को जोड़ देता है और जोड़ करके हमको फाइनल वैल्यू को बता देता है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर अगर हम मान करके चलते हैं क्या कि ये जो आपका E जो ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, तो यहाँ पे आपका जो E है Mn+ से M से Mn+ में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस केस में इसका जो देखा गया तो -0.2 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। हम अगर यहाँ पर इसका देखें तो इसका Xn+ से X में कन्वर्ट हो रहा है। इस केस में अगर हम इसका वैल्यू को देखें तो ये +1.8 वोल्ट हमको बता रहा है। तो अगर हमको EMF ऑफ द सेल निकालना है तो याद रखना इसका जो EMF ऑफ सेल होगा
तो इसका जो आपका ईएमएफ ऑफ सेल होगा ये आपका दोनों ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एनोड का और आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैथोड का आपका सम के एनोड और कैथोड का सम के बराबर होगा। ठीक है, तो इस चीज को बहुत अच्छा से दिमाग में बैठा लो। ईएमएफ ऑफ द सेल जो है ये ईएमएफ ऑफ द सेल कुछ नहीं, दोनों के बीच में होने वाला जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का जो सम होता है वो इसी को बताता है। ठीक है, अब इसी को क्या होता है कि हम यहाँ पर क्या किए, हम यहाँ पर ये एनोड है तो सर हम यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिए, हाँ ये सर कैथोड है तो हम यहाँ पर सर इसका रिडक्शन पोटेंशियल लिए। अब क्या करेंगे कि हम दोनों को बोले थे क्या कि सर दोनों को आपको रिडक्शन पोटेंशियल में लेना, तो दोनों को रिडक्शन पोटेंशियल में लेना तो हम क्या करते हैं कि इसको हम रिडक्शन में कन्वर्ट करते हैं, तो सर ये माइनस हो जाएगा माइनस ई ऑफ एनोड। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा सर ये प्लस ई ऑफ कैथोड। तो इससे हमको क्या फॉर्मूला मिला कि ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक है, एक काम करते हैं इसको मिटा करके यहाँ पर लिख देते हैं ताकि आपको बहुत अच्छा समझ में आए। तो इसी चीज को अगर हम करें तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब सर होता है माइनस ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पे ये ढक जा रहा है, इसको अच्छा से समझा देते हैं। देखो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब क्या हो गया, ये एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एक रिडक्शन पोटेंशियल, हम दोनों को रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर दिए। तो दोनों को रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या किए कि सर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब होता है सर निगेटिव ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, तो हम इस तरह से निगेटिव ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ पर। अब इसी को हम लिख देते हैं, तो सर ईएमएफ ऑफ द सेल जो है, तो सर ये जो ईएमएफ ऑफ द जो सेल है तो ये ईएमएफ ऑफ द सेल बराबर हम लोग क्या कर सकते हैं, तो ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। ये हो गया मेरा फॉर्मूला, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। इसको अगर नहीं लिखना चाहो तो सर ईएमएफ ऑफ द सेल। ठीक है, तो ईएमएफ ऑफ द सेल का मेरा जो फॉर्मूला हो जाएगा वो एक और हो जाएगा सर, स्टैंडर्ड कंडीशन है तो नॉट लगा दे रहे, ई नॉट ऑफ राइट माइनस ई नॉट ऑफ लेफ्ट। ध्यान क्या रखना है कि हम जो यहाँ पर ले रहे हैं वो रिडक्शन पोटेंशियल ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेने से ज्यादा बढ़िया आईयूपीएसी रिडक्शन पोटेंशियल को लेने के लिए बोला है। तो आपको ये चीज क्लियर होना चाहिए। ये सर ईएमएफ ऑफ सेल मतलब सर ई नॉट ऑफ राइट माइनस ई नॉट ऑफ लेफ्ट, मतलब कि क्या दाया वाला से बाया वाला को घटा दो, सिंपल सी बात। या फिर सर ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, दोनों में जो चीज लगाना है लगा लो, दोनों अपने अपने जगह सही चीज है। इस चीज को भी हम क्लियर कर देते हैं कि जो सर ईएमएफ ऑफ सेल है ये ईएमएफ ऑफ सेल हम लोग जो है नस्ट इक्वेशन से निकालेंगे, और आपका जो ई नॉट सेल है वो ई नॉट सेल हम लोग जो है ये इसी ऊपर वाले फॉर्मूला से हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो इस चीज को भी अच्छा से दिमाग में बैठा लेना। ईएमएफ ऑफ द सेल आपका किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे बात कर लेगा, किसी भी प्रेशर पे बात कर लेगा, जबकि आपका ई नॉट सेल जो है वो स्टैंडर्ड कंडीशन पे ही बात करेगा। तो जहां स्टैंडर्ड कंडीशन का बात आएगा तो ये फॉर्मूला, जहां स्टैंडर्ड कंडीशन पे बात नहीं होगा वहां पर नस्ट का फॉर्मूला, जो आगे के क्लास में आपको हम समझ देंगे। ठीक है, तो इतना पूरा जो इतना देर से जो क्लास ले रहे थे उसका बस ये दो फॉर्मूला सारांश में आप याद कर सकते हो। ई नॉट सेल बराबर ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, या ई नॉट सेल बराबर ई नॉट ऑफ राइट माइनस ई नॉट ऑफ लेफ्ट। इससे ज्यादा आपको याद करने का जरूरत नहीं है। पूरा का पूरा क्लास में जो इतना देर से ईएमएफ करना चाह रहे थे तो उसका सारांश यही है। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, जो इतना देर से हम लोग सीखे इस पे हम थोड़ा सा न्यूमेरिकल दो चालू करा देते हैं ताकि आपको ये चीज और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, कि किस प्रकार से ईएमएफ ऑफ सेल पे आपका क्वेश्चन बनता है उसको भी देख लेते हैं। ठीक, देखो क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। क्वेश्चन है आपका फाइंड द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालो, मतलब ई नॉट ऑफ सेल निकालो। ठीक है, डाटा क्या दिया, Ni से Ni2 प्लस Ni से Ni2 प्लस 1m दिया हुआ, फिर सॉल्ट ब्रिज हो गया, फिर Ag प्लस से Ag प्लस से Ag। आपको इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकालने बोला है। ठीक है, दोनों का डाटा भी दे देते हैं। ई नॉट ऑफ Ni2 प्लस से Ni, इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है माइनस 0.25 वोल्ट। ई नॉट ऑफ Ag प्लस से Ag, इसका आपका जो वैल्यू है ये दिया हुआ है 0.80 वोल्ट। ठीक है, हाँ अब देखो बात आए सर बनाएंगे कैसे, तो सर हमको क्या पता ई नॉट सेल बराबर क्या होता है, ई नॉट ऑफ राइट माइनस ई नॉट ऑफ लेफ्ट,
मतलब सीधा सा बात ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। देखो सी ए का डिग्री याद रख लेना, ठीक है, सिंपल सा भूलने लगा तो ये ट्रिक से याद रखना कि हमको सी ए करना है। हम पढ़ रहे हैं साइंस पर, करना है सी ए। सी ए मतलब कैथोड और एनोड, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं कर लेना, ठीक, आगे केमिस्ट्री स्टूडेंट है। देखो अब इस पे हम बात करते हैं। तो सर यहाँ पर राइट और लेफ्ट पे बात कर रहे हैं, तो ये तो आपको क्लियर है कि सर ये मेरा लेफ्ट होगा, ये मेरा राइट होगा। तो राइट वाला वैल्यू से लेफ्ट वाला वैल्यू को हमको घटा देना। तो राइट वाला वैल्यू कितना है, तो सर राइट वाला वैल्यू मेरे पास दिया हुआ 0.80, ये माइनस का साइन, ये इसका माइनस 0.25। अब ये क्या हो गया सर 0.80 प्लस 0.25, दोनों को ऐड कर दिए तो 1.05 वोल्ट। ये हो गया मेरा फाइनल आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आप आसानी से करके निकाल सकते हो। और कैथोड माइनस एनोड लोगे तो ये याद रखना कि सर ये हो, इसको हम लोग बोलते हैं एनोड, ये हो गया ब्रिज, ये हो गया कैथोड। तो एबीसी रूल करके भी एगो निकाल देते हैं, नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। हो सकता है कि राइट और लेफ्ट वाला अगर आप भूल जाओ तो कैथोड और एनोड वाला, क्योंकि स्कूल में ज्यादातर कैथोड और एनोड वाला बताया जाता है। तो ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, इससे भी करके एक बता देते हैं। राइट और लेफ्ट तो आसान होता है कि राइट वाला से लेफ्ट वाला को बस हमको घटा देना, इसे याद कर लो, या फिर कैथोड माइनस एनोड से याद कर लो। सीए का डिग्री को आपको याद रखना, इस सीए से आज हम लोग जो है वो आसानी से पास करेंगे केमिस्ट्री, ठीक है। एमएफ ऑफ द सेल आज निकालने में मदद करेगा सीए, ठीक। देखो आते हैं आपका अगला क्वेश्चन पे। आपको डैनियल सेल का वैल्यू को निकालना है कि डैनियल सेल का ईएमएफ क्या होगा, ठीक है। तो अगर आप ईएमएफ ऑफ डैनियल सेल अगर हमको निकालना रहे तो आपको इसका वैल्यू हम बोले थे कितना 1.10 वोल्ट। अब इसी को एक काम करते हैं, निकाल के साबित भी करते थे कि कैसे होगा। देखो Zn से Zn2 प्लस में जाता था, यहाँ पर चूंकि स्टैंडर्ड कंडीशन है तो 1 है, ये हो गया एनोड, बीच में डाल दे ब्रिज, फिर हो गया सर ये मेरा कैथोड, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अगर जिसको याद नहीं है तो वो प्रीवियस वाला वीडियो को जाकर के देख लो, वहां पर आपको क्लियर हो जाएगा, या आई बटन पे लगा भी देंगे कि सर एबीसी रूल क्या बोला था, इधर होता है सर एनोड, बीच में होता है सर ब्रिज, लास्ट में होता है सर कैथोड। तो ये एबीसी रूल याद रख लेना, भूल जाओगे तो प्रीवियस वाले वीडियो को जाकर देख लेना, ठीक है। अब यहाँ पर सर ई नॉट ऑफ Zn2 प्लस से Zn, इस पे हम लोग बात करते हैं। तो इसका वैल्यू दिया हुआ है सर माइनस 0.76 वोल्ट। ई नॉट ऑफ Cu2 प्लस से Cu, अगर हम सर इसका वैल्यू चेक करें तो इसका वैल्यू दिया हुआ है सर प्लस 0.34 वोल्ट, ठीक है। हमको क्या निकालना है, तो सर हमको निकालना है ईएमएफ ऑफ सेल। तो ईएमएफ ऑफ सेल मतलब क्या बोले सर, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, Ce। कैथोड का वैल्यू कितना, तो सर कैथोड है मेरा Cu2 प्लस, तो ये हो गया सर 0.34, बीच में सर ये माइनस साइन, ये सर माइनस किसका, तो ये सर हो गया इसका। अब दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो सर 1.10 वोल्ट आ जाएगा। याद रख लेना कि आपका ईएमएफ ऑफ द सेल इसका 1.10, ईएमएफ ऑफ द सेल कभी भी निगेटिव नहीं आता। अगर नेगेटिव आ रहा है तो आपका नॉन स्पॉन्टेनियस पे चला जाएगा। मतलब आपको एक चीज जो है देखने का जरूरत है कि आप जो निकाल रहे हो कहने के या तो डाटा गलत ले रहे हो या तो आपको डाटा गलत दिया गया है, ठीक है। तो इस चीज को भी अच्छे से समझ के रख लेना, ठीक। एक और क्वेश्चन पे आते हैं, उम्मीद करते हैं कि 3 क्वेश्चन कराएंगे तो आपको अच्छा से क्लियर हो जाएगा। एक और सेल को देखते हैं, उसका भी आपको वही से ईएमएफ ऑफ द सेल को निकालना है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर जैसे है मेरे पास Zn से Zn2 प्लस, इसमें इसका एनोड हो गया ब्रिज, फिर कैथोड में Pb2 प्लस से Pb ले लेते हैं। तो सर ये हो गया मेरा Pb2 प्लस, ठीक है, और इससे हम ले लेते हैं P, ठीक। हमको क्या निकालना है, तो ई नॉट निकालना है। डाटा भी दे देते हैं, यहाँ पर ई नॉट आपका दिया हुआ है Pb से Pb2 प्लस, इसका वैल्यू हमको दिया हुआ है कितना 0.13 प्लस 0.13 वोल्ट, ठीक है। उसके बाद सर ई नॉट ऑफ हम Zn से Zn2 प्लस को भी ले लेते हैं। तो अगर हम Zn से Zn2 प्लस को ले लेते हैं तो इसका वैल्यू दिया हुआ है प्लस 0.76 वोल्ट, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या करेगा, जिसको ध्यान नहीं है वो ईएमएफ ऑफ सेल निकालेगा, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। वो देखेगा सर ये एनोड है, ये ब्रिज है, ये कैथोड है, तो पीबी प्लस से इसको घटा देना है। तो 0.13 माइनस माइनस, हाँ सॉरी 0.13 माइनस उधर है सर प्लस, तो प्लस माइनस माइनस 0.76, ठीक। अब यहाँ पर क्या हुआ कि 76 में से 13 हमको घटाना है तो 73, ये आएगा माइनस 0.63, निकाल करके खुश होके आएगा, उसका ये आंसर हो जाएगा गलत। बात है सर गलत कैसे, अभी तो बोले थे ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड लेने के लिए, तो सर हम वही तो किए हैं, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। फिर गलती कहाँ हम लेंगे बेटा, हम साफ साफ बोले थे कि जो आप ईएमएफ ऑफ सेल लेते हो तो ईएमएफ ऑफ सेल लेते हो तो ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड में
दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल होना चाहिए। तो रिडक्शन पोटेंशियल आप चेक करो, यहाँ आपको इसका पीवी से Pb2 प्लस दे रहा, पीवी से Pb2 प्लस करने का मतलब इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रहा, Zn से Zn2 प्लस करने का मतलब सर इसका आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रहा है डाटा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का फॉर्मूला में बैठा ले और रिडक्शन पोटेंशियल ऐसे डीसी चलेगा, कभी भी ऐसे आंसर नहीं आएगा। तो जब भी क्वेश्चन दिया हुआ रहे तो एक बार यहाँ पर देख लेना कि सर ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू है कि रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू होगा तो उसको निगेटिव से गुना करना, -1 से गुना कर लेना, आंख बंद करके बनाओगे आंसर आएगा गलत। तो इस चीज को दिमाग में बैठाओ। ये सर हमको क्या किया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है, हमको रिडक्शन पोटेंशियल लेना। तो सर मेरे पास ठीक है Pb2 प्लस वाला अभी भी मेरा कैथोड रहेगा, ऐसा नहीं कि मेरा ये कैथोड की जगह नोट हो जाए, वो चीज कभी नहीं होने वाला। बस ये प्लस को हमको माइनस कर देना, क्यों? क्योंकि सर ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, हमको लेना है रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये हो गया सर प्लस की जगह -0.13, ये बीच का अपना माइनस साइन। यहाँ पर सर Zn से Zn2 प्लस यहाँ प्लस में है तो इसको माइनस में कर दिए। ये कितना हो गया सर? तो ये हो गया सर 0.76 माइनस 0.13। अब यहाँ से घटा लो, अब यहाँ से अगर आप घटाओगे तो यहाँ से आपको घटाओगे तो ये आएगा सर प्लस का 0.63। ये आंसर सही होगा, ये आंसर गलत है। तो जब भी न्यूमेरिकल अगर आप बनाते हो तो न्यूमेरिकल बनाते समय आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि आपका जो है वैल्यू दिया हुआ क्या है। अगर आप गलत वैल्यू लोगे तो आपसे कभी भी सही नहीं बनेगा, और जब तक आप सही वैल्यू नहीं लोगे तो आपसे कभी भी जो है यहाँ पर गलती नहीं होगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। आपको आज का क्लास पूरा अच्छे से रिवाइज कर लेना, अगर दिक्कत हो तो 1-2 बार इसको रिवाइज करके देख लेना, क्योंकि आज का क्लास आपको जितना बढ़िया समझ में आएगा आपको कल गिब्स एनर्जी उतना ही बढ़िया से समझ में आएगा। ठीक है, और स्टार्टिंग में जो आपसे हम क्वेश्चन बोले थे कि जब हम लोहा का कील ले लेते हैं, जिंक का हम छोटा सा कील ले लेते हैं, दोनों को हम लेमन में डाल करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो होता है? कुछ नहीं, आपका लोहा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, एक उधर जिंक जो है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, तो लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, जिससे आपका बल्ब आसानी से जलेगा। हम बोले थे क्या कि हम ये चीज बोले थे कि जो इतना बड़ा बड़ा गाड़ी होता आखिर वो चलता कैसे है? तो बड़ा बड़ा गाड़ी कुछ नहीं, जो आपको यहाँ पर बताए थे कि सर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हो रहा है तो उससे सर इलेक्ट्रिसिटी करंट पैदा होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है, कल का वीडियो में बताए थे। तो वो जो अपोजिट डायरेक्शन में जो करंट पैदा हो रहा है वही करंट जो है आपका गाड़ी को या घड़ी को आपका या फिर रिमोट को आगे बढ़ने में मदद करता है। तो आपको ये सारा एप्लीकेशन भी अच्छे से पता होना चाहिए कि क्यों सर हम बैटरी से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, कैसे आता, कुछ नहीं पोटेंशियल डिफरेंस का वजह से आता है। क्यों सर लोहा से आप नींबू से आप जिंक से बिजली पैदा कर दोगे, कुछ नहीं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, हर एक चीज के पीछे का कहानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसी से आपका जो है बिजली पैदा हो सकता है। और उसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसी केमिकल एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके हम लोग आराम से उसका यूज करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको आज का पूरा क्लास अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको आज का क्लास पसंद आया तो चैनल को लाइक करो, आप बस शेयर करो, दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करो। कौन सा पार्ट में दिक्कत है कमेंट बॉक्स में पूछो, उसका रिप्लाई देंगे। ठीक है, बाकी डिटेल नोट्स आपका टेलीग्राम चैनल पे चला जाएगा। धन्यवाद।